जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 2 लेक्चर 67। बारिश की दुआ क्या है, पढ़ ली थी? अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िया। अच्छा, क्वेश्चन 40 का पॉइंट 1। अ मशीन कॉस्टिंग 18 लाख बीइंग यूज्ड इन एसएल्स कराची फैक्ट्री। एसएल की कराची फैक्ट्री में मशीन यूज़ हो रही थी। ये ट्रांसफ़र कर दिए हमने सब्सिडरी को इन घाना। घाना किधर है? सिंध में, बलूचिस्तान में। कहाँ है घाना? जल्दी कहा। घाना कंट्री है, वेल डन। घाना पाकिस्तान से बाहर है। तो ये एसेट हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। पेपर में बच्चों ने इसको लोकल सेल समझ लिया था। घाना पाकिस्तान से बाहर है आजकल। तो ये एसेट हमारा क्या हुआ है? एक्सपोर्ट हुआ है। द फेयर मार्केट वैल्यू एंड द टैक्स फॉलोइंग की WDV एट द डेट ऑफ ट्रांसफर वर 2500 एंड 600। फिलहाल मुझे ये बताएं कि जब भी कोई डेप्रिशिएबल एसेट ट्रांसफर होता है या बिकता है, मशीन तो डेप्रिशिएबल एसेट है ना, कैसे पता चला? टैक्स वालों की WDV आ रही है इसकी, तो डेप्रिशिएबल एसेट है। तो जब भी कोई एसेट ट्रांसफर होता है या बिकता है तो जनरल फॉर्मूला है गेन लॉस निकालने का, कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों की BV। ऐसे ही है। अच्छा, अगर मैं कंसिडरेशन ढूंढूं ना तो मुझे वो नहीं दी हुई, शायद सब्सिडरी को ट्रांसफर हुआ है, इस वजह से हमने शायद उससे पैसे नहीं लिए हों। तो अब सब्सिडरी होती है अपनी ही छोटी कंपनी, तो उसको आपने ट्रांसफ़र किया तो शायद पैसे ना लिए हों। तो कंसिडरेशन फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है टैक्स वालों की WDV मुझे अवेलेबल है एंड डेट इज़ 6 लाख। अब सेक्शन 22 का 14 मैंने जाके खोला पेज 139 पर, तो वहाँ लिखा हुआ था इफ़ अ पर्सन एक्सपोर्ट्स और ट्रांसफर्स आउट ऑफ पाकिस्तान एन एसेट यूज्ड इन बिजनेस, इट विल बी एज्यूम्ड दैट पर्सन इज डिस्पोज्ड ऑफ एसेट इक्वल टू कॉस्ट। तो समझा जाएगा कितने का बिक गया है? कॉस्ट में बिक गया है। तो जब कॉस्ट में बिक गया है तो व्हाट इज उधर जज़ाकल्लाह शुक्रिया और जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो कॉस्ट का बिक गया है, तो अल्लाह का शुक्र है कॉस्ट हमें सवाल में अवेलेबल है। तो कॉस्ट को हमने उठा के गले लगाया 18 लाख। तो 18 लाख में ज्यूम किया जाएगा ये बिक गया है। और मेरे भाई फेयर वैल्यू इग्नोर करेंगे। असल में ना पेपर में आपको पता होना चाहिए किस वैल्यू को लेना है, तो फिर कोई और गिवन हो तो उसे इग्नोर करना है। तो जब कोई डेप्रिशिएबल एसेट एक्सपोर्ट हो जाए, एज्यूम किया जाएगा कितने में बिका है? कॉस्ट में बिका है। तो 18 लाख माइनस 6 लाख। भाईजान लेट क्यों हो गए? 12 लाख। अच्छा चलें जी, इट्स ओवर नाउ। ये पॉइंट हमारा ख़त्म हो गया। अब हम यार ये स्टूडेंट को बताएं फरमान की क्लास किधर है, और अब्दुल्ला राजपूत से पूछें स्टूडेंट यहाँ तक आया कैसे। हमने तो एंट्रेंस पे बताने का एग्री किया है। अच्छा जी, नाउ वापस आ जाएं जिथे थी। सेक्शन 76 पे थे हम। बिना सिकंदर वॉज ओवर, कतील वॉज ओवर, बिना सिकंदर इज ओवर, कतील इज ओवर। नाउ सेक्शन 76। एक तो आजकल ना आप लोग पढ़ कोई नहीं रहे, कोई थ्योरी का याद नहीं कर रहे जाके, क्योंकि आप लोग न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो फिर साथ साथ आप चैप्टर 3 रिवाइज कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है असल में ना ये। अच्छा, टेस्ट यार लीक कर देते हैं, छोड़ो यार, ये लो यार टेस्ट लीक कर देते हैं। टेस्ट में ना 2 न्यूमेरिकल हैं। ये एक न्यूमेरिकल है पहला, और पहले सफ़े पे न्यूमेरिकल होगा। असल में ना 2 न्यूमेरिकल आपके जो है 2 न्यूमेरिकल आपके हो गए हैं कल। उससे पहले भी एक न्यूमेरिकल हो गया है। 2 न्यूमेरिकल आपके कल हो गए हैं, उससे पहले एक न्यूमेरिकल हो गया है। तो टोटल हो गए 3 न्यूमेरिकल, बल्कि उससे पहले 2 न्यूमेरिकल हुए। हाँ, 4 न्यूमेरिकल वो गए, और एक आज होगा जो मैं क्लास में भी कराऊंगा, वो 5वां होगा। और 5वें के बाद 2 ये आप करेंगे, 6ठा और 7वां। टेस्ट में 2 न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि थ्योरी आपको पता है मंडे को सुनते हैं, तो थ्योरी मंडे को सुनी जाएगी। तो ये 6ठा और 7वां, तो एक हफ्ते में आप 7 न्यूमेरिकल कर लेंगे। वापस आ जाएं सेक्शन 76 पे। आज भी हम 2-4 लाइनें पढ़ के बस फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। पेज नंबर 154, 155।
156, एक दफा सोच लें सर फिर बोलिएगा। 155, चलें जी सीए करें। आप दुकान पर गए और दुकान पर जाकर आपने दुकानदार को कहा भाईजान न्यूमेरिकल मैंने 4-5 के करीब कोई कर लिए हैं तो वो मेरा नशा उतर नहीं रहा, तो दुकानदार मैं तुम्हारी इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालूंगा, जरा मुझे अपना नेट प्रॉफिट तो बताना, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो बताना, तो मैं तुम्हारी इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालूंगा। तो हफीज़ सेंटर में आप चले गए जहाँ पे लैपटॉप्स और मोबाइल्स वगैरह बिकते हैं, वहाँ पे जाके आपने दुकानदार को कहा कि मोहतरम मैं चाहता हूँ कि आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालूँ, वर्किंग वन मुझे बड़ा शौक चल रहा है, ज़रा करके देखूँ। तो दुकानदार ने कहा चलो ठीक है, तुम मेरा टैक्स कैलकुलेट करके दे रहे हो तो 8,000 रुपये मैं तुम्हें दे देता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। तो आपने दुकानदार को सर्विस रेंडर की, तो आप एंट्री करेंगे कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट, यानी आपने दुकानदार को रिटर्न बना के दे दी या बिजनेस इनकम उसकी कैलकुलेट करके दे दी। तो दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि मुझे किसी लॉयर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से 20-25 हज़ार में बनवानी पड़नी थी, आपने मुझे 8,000 में बना के दे दी है, नीम हकीम खतरा जान। तो आप अभी सीए एंट्री किया था कि रिटर्न बनाने लग गए, तो आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करके दे दी दुकानदार को। अगला सवाल ये राइज हुआ कि दुकानदार को आपने कहा भाईजान मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा करो वो लैपटॉप दे दो जो सामने पड़ा हुआ है। दुकानदार ने कहा बबलू ये 90,000 का है, कोई होश के नाखून ले, ये 90,000 का है, अब उल्टा कैश तू मुझे दे। अब आपने जेब से जो है वो पैसे निकाले 82,000 और ये दुकानदार को दे दिया, ठीक है जी। नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप एज पर सेक्शन 76, दैट इज 90,000। तो कहानी की समरी क्या है, आपने कोई चीज़ खरीदी है, आपने साथ थोड़े से पैसे दे दिए और थोड़ी सी सर्विस दे दी है। मिसाल के तौर पे आप दोस्तों के साथ खाना खाने गए, 90,000 रुपये का खाना आप लोगों ने खाया और रूम 3 के अंदर क्लास है FR1 की। भाई ज़रा अब्दुल्ला को बुलाओ, मुझे समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, इधर क्यों बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, तो 90,000 रुपये का आपने दुकान पे जाके खाना खाया और आप लोगों की जेब में 82,000 थे, बाकी 8,000 के आपने बर्तन धो दिए उधर। तो आपने सर्विस दे दी, थोड़ी बहुती बर्तन धो दिए या टाकी टुकी मार दी या सफाई कर दी आपने कहा बारिश आ गई, बड़ा पानी इकट्ठा हो गया, सफाई मेरी तरफ से, तो उधर से आपको 8,000 छूट गए। तो कुछ इस किस्म की कहानी हुई है इधर। तो अब लैपटॉप की कॉस्ट कैसे निकलेगी ये आपने देखना है। वेयर द एक्यूजिशन ऑफ एन एसेट इज द डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट विच इज चार्जेबल टू टैक्स, देन द कॉस्ट ऑफ एसेट शेल बी सम ऑफ द अमाउंट चार्जेबल प्लस एनी कैश पेड। अब्दुल्ला बच्चे इधर तक कैसे आ रहे हैं दरवाजे पे? डायरेक्ट मेन से आ रहे हैं, तो फिर सीढ़ी और मेन के दरमियान खड़े हो जाओ, ठीक है, लेकिन 20 मिनट तक खड़े रहने आपने। अच्छा, सीए करें। वेयर द एक्यूजिशन ऑफ an asset is the derivation of an amount which is chargeable to tax, then the cost of asset shall be sum of amount chargeable plus any cash paid. Where the acquisition of an asset is the derivation of an amount which is chargeable to tax, the cost of asset shall be sum of amount chargeable plus any amount of cash paid. सही याद किया हुआ था मैंने, चलें अब आप कर लें फिर याद। Where the acquisition of an asset is the derivation of an amount which is chargeable to tax, then the cost of asset shall be sum of the amount
चार्जेबल प्लस एनी कैश पेड। अच्छा, ऐसी सूरत में अगर पेपर में लैपटॉप की फेयर वैल्यू भी दे देना तो वो आपने इग्नोर करनी है, क्योंकि लॉ में जब एक स्पेसिफिक रूल आ जाता है तो जनरल रूल फिर नहीं लगता। तो लैपटॉप की कॉस्ट बराबर होगी इन दोनों के, इसलिए यहां बड़ा बड़ा करके बैलेंसिंग लिख लें, यानी इन दोनों को जमा करके लैपटॉप की कॉस्ट निकलेगी। मेहरबानी होगी आपकी, नोट कर लें। किसी के पास रिमोट है तो ये एसी चला दे। ठीक है यार, इसके विंग्स नीचे करो और इसको चला दो। ओके, where the acquisition of an asset is the derivation of an amount which is chargeable to tax, the cost of laptop shall be sum of the amount chargeable plus any cash paid। जी भाईजान, आप हफीज सेंटर के बाहर खड़े थे जहां मोबाइल और लैपटॉप मार्केट में बिकते हैं, आप उसके बाहर खड़े थे और आपकी दुकान थी हफीज सेंटर में मिसाल के तौर पे, और बाहर एक बंदा खड़ा था। बाहर जो बंदा खड़ा था वो कह रहा था भाईजान बागों के माल्टे, बागों के माल्टे, बागों के माल्टे। आपने उसके कान में जाके कहा और कहां से आते हैं, बाकी कहां से लाते हैं माल्टे। अच्छा, बहरहाल अब मैं जिसकी माल्टे की रेडी लगी हुई है उसकी बात करने लगा हूं। हफीज सेंटर वाले बंदे ने इससे माल्टे खरीदे, कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट, ये रेडी वाला एंट्री करेगा जब माल्टे बेचेगा। कैश डेबिट, और ये बागों के माल्टे ला रहा है, यानी इसके अपने बाग हैं। एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है और ये एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम ये बागों के माल्टे हो गए। अच्छा जी, तो अब मुझे बताएं ये क्या हो रही है इधर, सेल ऑफ ऑरेंजेस की सेल हो रही है। डन। अब रेडी वाला जब माल्टे बेचता है तो क्या एंट्री करता है, बोले? कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट, ये रेडी वाला एंट्री करते हैं। शर्माया ना करें, बताया करें, ये रेडी वाला एंट्री करते हैं। ओके, लेकिन रेडी वाले ने उससे कहा भाईजान आप ऐसा करें, आप ना मुझे पैसे ना दें, मैं अपना ना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूं माल्टों का, तो ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव किया करूंगा। आप ऐसा करें मुझे लैपटॉप दे दें, लैपटॉप दे दें ₹1,00,000 वाला। तो दुकानदार कहेगा फिर आप पैसे मुझे दो, फिर आपको दुकानदार को पैसे देने पड़ेंगे। So where the acquisition of a laptop is the derivation of an amount which is exempt from tax, then the cost of laptop shall be sum of the amount exempt plus any cash paid। Try करें। Where the acquisition of an asset is the derivation of an amount which is exempt from tax, the cost of laptop shall be sum of the amount exempt plus any cash paid। नोट कर लें, ये अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9 है। बात तो एक ही है वैसे दोनों में, उधर टैक्सेबल अमाउंट थी और इधर एग्जेम्प्ट अमाउंट। भाई लेट क्यों हो गया आप? अब तो रुक गई हुई है, हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आप जरा खड़े हो। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। अंग्रेजी करो जरा। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। आप ट्राई करो। व्हेन आई रीच द स्टेशन द एरोप्लेन हैज, अच्छा, अराइव्ड।
छोड़ो मेरे, सबको समझ नहीं आती। चलें जी, पॉइंट 9, मैंने आप लोगों के लिए बात नहीं की, दिल में ना लिया करें। पॉइंट 9, वेयर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट is a derivation of an amount which is exempt from tax. The cost of asset shall be sum of the amount exempt plus any amount paid for the asset. तो ये था पॉइंट 9 हमारा। तो मोहतरम बच्चों की पुरजोर फरमाइश पे ये डेड लाइन हम पढ़ेंगे और फिर आज ओवर करते हैं, बात न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, ये आपको मैं नोट करने का टाइम दूंगा। लीज्ड एसेट को आप बाय कर सकते हैं, लीज्ड एसेट को आप खरीद सकते हैं। यू कैन बाय लीज्ड एसेट। डू यू नो एनीथिंग अबाउट बीना सिकंदर? कितने लोगों को बीना सिकंदर का नहीं पता? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। तो कल वाली क्लास नहीं ली जो अपलोड हुई थी? कल क्लास लेने भी नहीं आए, तो अब यूट्यूब पे जब अपलोड हुई थी ले ली थी क्लास? डाउनलोड करके रख लिया है, उसको अपलोड भी कर लो। कितने लोग आज वो क्लास अटेंड कर लेंगे? मेहरबानी होगी आप लोगों की, बहुत अच्छा। इससे तो मैं किया करें ना यार। तो कल के लेक्चर का पार्ट भी अपलोड हुआ है, वो जाके देख लें। अच्छा, जो आज हम बातें कर रहे हैं उनका कल की बातों से लिंक नहीं है इतना, जो कल दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था। यू कैन बाय अ लीज्ड एसेट। आप एक लीज्ड एसेट को ना बाय कर सकते हैं, यानी अगर आपका दिल चाहे ना मैं किस्तें दे दे के थक गया हूँ तो किस्तों वाली चीज़ मैं खरीद लूँ, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। यू कैन बाय अ लीज्ड एसेट। एक एसेट था जिसकी लीज की मुद्दत थी 5 साल और उसका किराया था साल का 1 लाख। तो आपने सोचा था 5 साल तक लाख लाख रुपया किराया देंगे। तो ऑप्शन 1 ये है कि यू बॉट एसेट एट एंड ऑफ लीज। आपने लीज के एंड पे एसेट को बाय कर लिया। बाय करने का मतलब अब आप किराया देना बंद कर देंगे। तो पहले साल आपने किराया दिया, दूसरे साल लाख, तीसरे साल, चौथे साल, 5 साल लाख रुपया किराया देके 5 लाख। जब लीज एंड हुई तो आपने रेजिडुअल वैल्यू पे करनी है, एसेट की रेजिडुअल वैल्यू पे करनी है। वो जो रेजिडुअल वैल्यू आप पे करेंगे वो एसेट की बन जाएगी कॉस्ट। और अब आप एसेट को रेंटल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अब आप रेंट देना बंद कर देंगे। अब आप ये एसेट आपका ओन्ड बन जाएगा, इसको डिप्रीशिएट करेंगे। पहली बात ये होगी। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन भी है कि यू बॉट ड्यूरिंग लीज। आप लीज के दौरान ही बाय कर लें, आप वेट ना करें लीज खत्म होने का, आप लीज के दौरान ही एसेट बाय कर लें। फिर क्या होगा? पहले साल किराया देंगे, दूसरे साल किराया देंगे, तीसरे साल किराया देंगे। तीसरे साल किराया देने के बाद आप चौथे और 5वें साल आप किराया नहीं देंगे। हालांकि लीज 5 साल की है, आप अगले 2 साल किराया नहीं देंगे, क्योंकि चलती लीज में आपने जो है वो लीज को खत्म करा के बाय करने का सोचा है। अब आप जो पैसे पे करेंगे उसके लिए रेजिडुअल वैल्यू लॉस यूज नहीं होता, उसके लिए होता है लड़ के आपने बार्गेन करके कोई प्राइस एग्री कराई है, इसके लिए लॉस यूज होता है बार्गेन परचेज प्राइस। ये आपने पे की। अब सेक्शन 76 की रोशनी में ये होगी एसेट की कॉस्ट। कभी कभी पेपर में परेशान करने के लिए इस दिन की फेयर वैल्यू दे देगा अगर ये सिनेरियो हुआ, और अगर ये सिनेरियो हुआ तो इस दिन की फेयर वैल्यू दे देगा। जब लॉ में स्पेसिफिक रूल आ जाए तो जनरल रूल नहीं लगता, फिर फेयर वैल्यू पे एसेट को बुक नहीं करेंगे। बस जितने पैसे आपने 5वें साल के एंड पे किए, अगर लीज एंड होने का वेट किया तो इन पैसों का नाम बन जाते हैं रेजिडुअल वैल्यू पेड। और अगर आपने लीज बंद होने से पहले जो है वो एसेट बाय कर लिया था तो इनका नाम रेजिडुअल वैल्यू पेड नहीं बनता, इसका नाम बनता है बार्गेन परचेज प्राइस पेड। तो ये डेटा सवाल में अवेलेबल होगा। इसको हम सेक्शन 76 के लिए कॉस्ट लेके एसेट को क्या करना शुरू कर देंगे, आप डेप्रिशिएट कैसे करना है उसकी डिस्कशन अभी न्यूमेरिकल में होगी, तो ये नोट कर लें। ये अगला पॉइंट है, ये वाला नहीं, एसेट एक्वायर्ड अंडर लीज। Do not take more than 15 seconds to note it up on your forehead. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा ईद पे आ रहे हो? जी अम्मी ईद पे मैं घर तो आ रहा हूँ, लेकिन बस ईद की नमाज़ पढ़ने जाऊँगा और 5 नमाज़ें पढ़ने जाऊँगा। बाकी इंशाल्लाह फिर मेरे कमरे में ही खाना भिजवा दीजिएगा। तो बकरा जब ज़िबा करना हुआ मुझे बुला लीजिएगा, बिस्मिल्लाह मैं पढ़ दूँगा। तो जो भी तकबीर होगी वो भी पढ़ दूँगा। और बस उसके बाद जो है ना
मटन लैम्ब रोस्ट मेरे कमरे में भेज दीजिएगा। तो इससे ज़्यादा बस और कुछ नहीं हो सकता। अगर ईद पे रिश्तेदारों से मिलने जाना है या और कुछ करना है तो इंशाल्लाह वो अगस्त में सितंबर में कर लेते हैं इंशाल्लाह अम्मी। तो उसका कुछ ऐसे प्लान कर लें, क्योंकि 16-17 घंटे तो मेरे पढ़ाई में गुजर जाया करने हैं। तो 4-5 छुट्टियाँ मैं सोच रहा हूँ कि वो जो सितंबर में मैंने अगस्त में पढ़ना था वो सारा मैं अभी पढ़ लूँ, तो पिछले की रिवीजन भी हो जाएगी अम्मी। और कुछ सर ने वीडियोस भी भेजनी है न्यूमेरिकल की डिस्कशन की, वो भी सारा साथ साथ हो जाएगा। तो ये मेरा ईद का इंशाल्लाह प्रोग्राम है इस दफ़ा। भैया बड़े मौके पे पहुंचे हो, पहले ज़रा मेरी बात सुन लो इधर देख के। लीज वाला एसेट आप बाय कर सकते हैं। अगर आपने लीज वाला एसेट, बल्कि आपने तो F2 भी पढ़े हो, लीज वाला एसेट आप बाय कर सकते हैं। अगर लीज वाला एसेट लीज के एंड पे आपने बाय किया है तो उसको, उस प्राइस को कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू पेड। और अगर लीज वाला एसेट आपने लीज के दौरान बाय कर लिया है तो उस प्राइस को कहते हैं बार्गेन परचेज प्राइस पेड। सवाल में अगर फेयर वैल्यू गिवन हुई उसे आपने इग्नोर करना है। ठीक है असद भाई, ठीक है। यही तुझको दुन्हे रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला असद भाई, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। वैसे अल्लाह जो है ना शक्लों और मालों की तरफ नहीं देखते, अल्लाह दिलों और अमाल की तरफ देखते हैं। तो इस तरफ भी ज़रा फोकस बढ़ाएं अपना, जल्दी करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मलंग बन के आ जाएं, आपके बाल आसमानों की तरफ जा रहे हों, लेकिन दूसरी चीज़ पे ज़रा ज़्यादा फोकस रखें। कभी कभी रात को सोने से पहले अल्लाह के सामने रोया करें अपने गुनाहों को याद करके। चलें जी, F1 की अब्दुल्ला राजपूत को बुलाएं। अच्छा जी, asset acquired under lease on or before maturity of lease. If an asset under lease is acquired, पहले लीज पे था, आप खरीद लिया आपने, on maturity of lease, then its cost will be the residual value. लेकिन अगर before maturity of lease तो its cost will be the bargain purchase, बहस करके जो आपने प्राइस उससे एग्री किया। तो ऑन मेच्योरिटी एक डिफरेंट बात है, बिफोर मेच्योरिटी एक डिफरेंट बात है। दोनों सूरतों में कॉस्ट इसकी बदल जाएगी। जी, मोटर व्हीकल है कोई, एग्जाम्पल आप पढ़ें। किधर है अब्दुल्ला भाई? हाँ अच्छा, चल, एक मोटर व्हीकल है। आप फिर यार बाहर खड़े हो जाओ, जो F1 वाला है उसे रूम 3 में भेजो, टैक्स वाला है उसको इधर करो, गेट के पास खड़े हो जाए, एंट्रेंस पे बच्चे से पूछें। अच्छा जी, कोई एक व्हीकल है, उसमें आपने 22 किस्तें पे करनी है उसकी किराए की। महीने का किराया 60,000 है, यानी 22 किराए आपने पे करने हैं, सालाना नहीं, माहाना। माहाना आपने 22 किराए पे करने हैं। जिस वक्त एसेट लीज पे लिया गया है उस वक्त पहले दिन एसेट की कॉस्ट है 10 लाख, तो ये कोई इस दिन की कॉस्ट है, इस दिन की या इस दिन की। अब्दुल्ला अभी उधर ही वेट करें क्योंकि स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर, जज़ाकल्लाह। तो इस दिन की कॉस्ट और इस दिन की कॉस्ट 10-10 लाख है एसेट की। तो ये तो शुरू में लीज के कॉस्ट है, लेसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लेसी तो रेंट पे कर रहा होता है, तो इसलिए वो एसेट की कॉस्ट को लिफ्ट नहीं कराता। तो ये कोई कॉस्ट टाइप उसने चीज दी है शुरू में, इसको तो छोड़ने पड़े। अगर लेसी का दिल चाहे कि 7 किस्तों से पहले खरीद ले
चौथी किस्त के बाद पांचवी किस्त, 22 किस्तें देनी है ना, 22 महीनों में 22 किस्तें देनी है, तो फिर इसको 10 लाख का मिलेगा ये एसेट। इसको कहते हैं बार्गेन परचेज प्राइस। लड़ लड़के ये प्राइसेस एग्री होंगी। अगर सात, ये शुरू में ही एग्री करा ली जाती हैं कि बीच में अगर लीज कैंसिल करानी हो, तो अगर आप 7वीं किस्त के बाद और 11वीं किस्त से पहले खरीदना पसंद करें तो फिर हम आपको 750 का लगा देंगे एसेट, फिर लीज कैंसिल करा लें आप और 750 पे करके एक ही दफा एसेट को घर ले दें, फिर हम आपसे नहीं पूछेंगे किराया दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर आप 11वीं किस्त के बाद और 17वीं किस्त से पहले खरीदना पसंद करें तो एसेट पुराना हो गया होगा, फिर हम आपको 5 लाख तक का दे देंगे, लेसर कह रहा है। और अगर आप 17वीं किस्त के बाद लेकिन 22वीं किस्त से पहले खरीदना चाहें तो फिर हम आपको 2.5 लाख का एसेट दे देंगे। लेकिन अगर आप में सब्र है और 22 महीने आप किस्तें पे कर सकते हैं तो 22 महीने किस्तें पे करें, ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज फिर हम आपको 70,000 का दे देंगे। ये नहीं कि इसके बाद का मतलब हुआ आफ्टर 22nd किस्त, 22वीं किस्त के बाद आपको इतने का दे देंगे। अब जो हमारा लेसी बबलू है उसने 15वीं किस्त के बाद एसेट खरीद लिया। अब मुझे बताएं उसने वेट किया मैच्योरिटी का? ये सारा डाटा इरेलीवेंट हो गया। और ये 5 लाख विल बी द कॉस्ट एज पर सेक्शन 76 फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन। तो 5 लाख विल बी द कॉस्ट ऑफ एसेट, क्योंकि उसने कब खरीदना पसंद किया है? ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज या बिफोर मैच्योरिटी ऑफ लीज? बिफोर मैच्योरिटी। तो बिफोर मैच्योरिटी ऑफ लीज का मतलब है उसने लीज के चलते चलते एंड होने का भी वेट नहीं किया और एसेट खरीद लिया। अगर चलते चलते आपने एसेट खरीदा है तो फिर क्या होगा? फिर बार्गेन परचेज प्राइस का लफ्ज ढूंढेंगे पेपर में या रेजिडुअल वैल्यू पेड का? बार्गेन परचेज प्राइस का। तो द कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज नाउ 5 लाख। क्लियर? और कभी कभी पेपर में परेशान करने के लिए आपको 2 चीजें देगा, 2 चीजें, चाहे ये वाला सिनेरियो चाहे ये वाला सिनेरियो। आपको इस दिन की अकाउंटिंग वालों की WDV दे सकता है या इस दिन की बाजार में इस एसेट की फेयर वैल्यू दे सकता है। उन दोनों को आपने इग्नोर करना है और इग्नोर करके आपने रेजिडुअल वैल्यू पेड को ढूंढना है। इसी तरह इधर भी ऐसा हो सकता है कि आपको अकाउंटिंग वालों की WDV दे दे या आपको एसेट की फेयर वैल्यू दे दे, आपने उसको इग्नोर करना है और बार्गेन परचेज प्राइस को ढूंढना है। आपने अकाउंटिंग WDV और फेयर वैल्यू को गर्दन की तरह समझना है, गर्दन की बोटी, और आपने इन लेग पीसेस को ढूंढना है आपने। ओके। इफ अकाउंटिंग वालों की BV और फेयर वैल्यू आर गिवन इन क्वेश्चन तो आपने देन इग्नोर देम। एंड दीवानावार आपने ढूंढना है रेजिडुअल वैल्यू को अगर लीज का एंड हो रहा है, और अगर बिफोर एंड ऑफ लीज है तो बार्गेन परचेज प्राइस को। ओके। अच्छा भाईजान, अब 2 प्रिकॉशंस हैं। अच्छा ये सारी बात डब्बे में ले लें, ये लॉ की प्रोविजन नहीं है, ये याद नहीं करनी, बस न्यूमेरिकल्स के लिए बात हो रही है। अच्छा, अब 2 एहतियातें हैं, 2 प्रिकॉशंस हैं। नंबर 1, अगर ये एसेट प्लांट हुआ ना तो आपने फिर इसमें इनिशियल अलाउंस नहीं निकालना। वजह बता दें क्यों? चाहे 5 साल बाद आप खरीदें, नहीं एलिजिबल तो है प्लांट, लेकिन सेकंड हैंड आपने खुद ही कर दिया, आपने इस्तेमाल करके सेकंड हैंड कर दिया। चाहे आप 5 साल बाद खरीदें लीज को खत्म करा के, चाहे आप लीज के दौरान ही खरीद लें, दोनों सूरतों में बताएं क्या आपने यूज कर लिया? तो इट इज मेड सेकंड हैंड बाय यू योरसेल्फ, आपने खुद ही इसको सेकंड हैंड बना दिया। और वो आपका ओन्ड नहीं था पहले 3 साल या पहले 5 साल, वो बल्कि आपका लीज वाला था और ये सेकंड हैंड बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हो गया। तो इसलिए जब भी आप लीज एसेट में लीज को कैंसिल या लीज खत्म होने पे एसेट बाय करेंगे, यू विल नॉट कैलकुलेट इनिशियल अलाउंस। आप इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं करेंगे। फर्दर इनिशियल अलाउंस विल नॉट बी कैलकुलेटेड इन दिस केस। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, खरीदने के साल में ना आपने 50% फैक्टर नहीं लगाना, विल नॉट बी अपोर्शन टू 50%, यानी डायरेक्ट आपने डेप्सिन का रेट लगाना है बस। खरीदने के साल में आपने 50% फैक्टर भी नहीं लगाना। कब? जब लीज वाला एसेट आप बाय कर लें। ये क्यों नहीं लगाना, इसकी थोड़ी तफसील सेक्शन 22 में दी हुई है, जो मैंने आपको उस वक्त इतना फोकस करके पढ़ाई नहीं थी, लेकिन आज उस लाइन के ऊपर मैं फोकस करूंगा, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि आपने इस पे खरीदने के साल में 50% फैक्टर नहीं लगाना,
चाहे यकम जुलाई 20 के बाद ही क्यों ना खरीदा हो, फिर भी आपने खरीदने के साल में 50% फैक्टर नहीं लगाना। क्यों क्यों क्यों? द रीजन इज कि जो डेप्रिसिएशन का डब्बा था मशहूर ज़माना, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%, उस डब्बे के नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, इफ अ डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज्ड इन पर्सन्स बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 50% फैक्टर लगना है। ये पर्सन्स बिजनेस में पिछले 3 साल या 5 साल से यूज हो रहा है, तो पर्सन्स बिजनेस में ऑलरेडी यूज हो रहा है, इस वजह से आपने इसके ऊपर क्या नहीं लगाना, खरीदने के साल में 50% फैक्टर नहीं लगाना। बहरहाल लॉ की लैंग्वेज पढ़ के ये डिराइव कैसे होगा, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बहस नहीं थी, बस 2 रूल ऑफ थंब याद रख लें। नंबर 1, जब भी लीज्ड एसेट आप क्या करें, बाय करें, 2 काम नहीं करने। नंबर 1, इनिशियल अलाउंस नहीं लगाना और खरीदने के साल में 50% फैक्टर, बस ये काफी है, बात याद करना। इनिशियल अलाउंस न्यू प्लांट पे होता है, लेकिन आपने इसको अलाउड नहीं होता सेकंड हैंड। हाँ, सेकेंड हैंड प्लांट पे अलाउड नहीं होता, क्योंकि अब ये सेकेंड हैंड आपने खुद ही बना दिया है इस्तेमाल करके, अगर प्लांट ने कोई और चीज हमने उस पर तो इनिशियल अलाउंस वैसे ही नहीं होता ना, उस पर तो फिर वैसे ही मसला नहीं। एलिजिबल हो लेकिन सेकंड हैंड हो, क्या चीज़? तो एलिजिबल चीज है इनिशियल अलाउंस, लेकिन हमने यूज किया। उस तरह वो नहीं पूछेगा। ये मुझे आपकी बात समझ आ गई है, क्लास के बाद आ जाओ। ये एक अलग बहस है जो कि हमारे स्कोप में नहीं है, वो इस तरह टेस्ट नहीं करता। अच्छा जी, तो 2 काम बता दें जब आप लीज एसेट को बाय करेंगे तो नहीं करने। इनिशियल अलाउंस आपने रिकॉर्ड नहीं करना और खरीदने के साल में 50% फैक्टर नहीं लगाना। चलें जी, बस ओवर। सवाल निकालें, कतील के नीचे वाला मुबश्शर। कौन सा पेज है? 207 है? हाँ जी, 207 है। Mr. Mubashshir, a resident individual is engaged in the manufacturing of various consumer goods under the name and style Mubashshir Enterprises. The following information has been extracted from the records of ME for the financial year ended 30/9/2008. सेल दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट से शुरू कर लें। जी, नेट प्रॉफिट बोलें कितना? 2500। अच्छा भाई, इसमें ना ऐड करने वाली चीज़ें कुछ 6-7 हैं और लेस करने वाली 3-4 हैं। इसी तरह आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं वर्किंग 1 की। तो वर्किंग 1 में 12-13 लाइनें काफ़ी होंगी। ऐड करने वाली चीज़ें 5-6 हैं और लेस करने वाली चीज़ें 3-4 हैं। न्यूमेरिकल के फेस पे तकरीबन 10 लाइनें यूज़ होंगी। तो अगर आप पेज 1 से शुरू करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। पेपर में तो ये तरीका होगा कि पेज 1 न्यूमेरिकल के फेस के लिए छोड़ दिया करेंगे और बाकी फिर वर्किंग पेज 2 से शुरू किया करेंगे। लेकिन अगर आपकी जगह कम हो जाए पेज 1 पे, तो फिर टैक्स क्रेडिट्स वगैरह और डिडक्टेबल अलाउंस भी आप वर्किंग्स में निकाल सकते हैं पेपर में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पड़ा है लीज्ड एसेट का और कॉस्ट ऑफ सेल में डिप्रिसिएशन, पहले ना इधर अटेंटिव हो। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पड़ा है लीज्ड एसेट का और कॉस्ट ऑफ सेल में डिप्रिसिएशन पड़ी है लीज्ड एसेट की। असल में ना आज वाज़े तौर पे हमें पिछले सफ़े की तरह P&L नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बात ऑलमोस्ट वही है। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पड़ा है लीज्ड एसेट का और कॉस्ट ऑफ सेल में लीज्ड एसेट की काउंटिंग डेप्रिसिएशन पड़ी है। तो काउंटिंग डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन के और इंटरेस्ट एक्सपेंस का पार्ट बन के प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुका है। और टैक्स वाले कहते हैं कि लीज्ड एसेट के केस में आपने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं करना, अगर कर लिया है अकाउंटेंट ने तो उसे ऐड कर देना है। तो इंटरेस्ट
एक्सपेंस में इंटरेस्ट पड़ा है लीज्ड एसेट का, और कॉस्ट ऑफ सेल में डिप्रीसिएशन पड़ी है लीज्ड एसेट की। तो ये ना खर्चे के तौर पे माइनस हो गए, इन्हें क्या कर दें, ऐड कर दें, और इसकी जगह एक चीज माइनस करेंगे, वो लीज रेंटल है जी। इंटरेस्ट कितने ऑन लीज वाले एसेट्स, और दूसरा क्या, डेप्रिसिएशन। और वैसे ही आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, रेंटल वक्त आने पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे लीज रेंटल। अभी ढूंढने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे फिगर्स आती रहेंगी वैसे वैसे देखते रहेंगे। चलें जी, अगला पॉइंट पढ़ लें। अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन दोबारा आ गई, ये क्या चक्कर है, ऑन एसेट्स की। अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन है 6,50,000 और टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन है पैरा 4 वाले एसेट के अलावा। तो इसकी कोई फिर फिक्र ना करें, पैरा 4 वाले एसेट डिडक्शन अलग से निकाल लेंगे हम। पैरा 4 वाले एसेट के अलावा टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन है 12 लाख। तो अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन कितनी है, 650, टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन 12 लाख। अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन उल्टा दें और टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन माइनस कर दें। ये कौन से एसेट्स हैं, ओन्ड एसेट्स। खुदा ना खास्ता अगर आज वाला लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो भी गया तो कल वाला नहीं केस नहीं होगा। फिर टैक्स वाला डिप्रिसिएशन 1200। क्या क्या सोच रहे हैं, मैं क्यों आ गया, हद हो गई। अच्छा, अब भाईजान मोटे मोटे इधर देखने लग गए हैं। मोटे मोटे बच्चे 4 रूल बता दें, मोटे मोटे 4 रूल। अच्छा चलें, पहले मुझे बताने दें फिर मैं बताता हूं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, अकाउंटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लीज वालों का, अकाउंटिंग वालों का इंटरेस्ट, लीज वालों की, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, इन सबको उल्टा के ऐड करके टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन, टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस और टैक्स वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस करते हैं और लीज रेंटल माइनस करते हैं। ये एक साइड होगी। ये जो रूल 4 में रूल बता रहा हूं, इन 4 रूल में से 80% एडजस्टमेंट्स न्यूमेरिकल के कवर हो जाया करेंगी, बाकी 10-20% होंगी जिन पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा रूल मोटा सा, अकाउंटिंग वालों का गेन ऑन डिस्पोजल और अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी लेस करके टैक्स वालों का गेन ऑन डिस्पोजल और टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम ऐड करेंगे। लेकिन इस रूल को आज मैं एक्सपेंड करने लगा हूं, कल की क्लास अटेंड की थी इस वजह से। इसी तरह रूल 2 के अंदर अकाउंटिंग वालों का कैपिटल गेन, अकाउंटिंग वालों की डिविडेंड इनकम, अकाउंटिंग वालों की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और अकाउंटिंग वालों की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो अकाउंटेंट ने प्रॉफिट्स में डाल दिए उसे लेस करके, और टैक्स वालों का कैपिटल गेन, टैक्स वालों की डिविडेंड इनकम, टैक्स वालों की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और टैक्स वालों की कोई अदर सोर्स इनकम, टैक्स वालों के रूल्स लगाकर रेलेवेंट हेड्स में ऐड कर देंगे। तो ये रूल 2 ही जैसी बात होगी ना, जैसे अकाउंटिंग गेन उल्टा के और टैक्स गेन ऐड करते थे, तो इसी तरह अकाउंटिंग वालों की कैपिटल गेन इनकम लेस करके टैक्स वालों की कैपिटल गेन इनकम ऐड की थी कल वाले सवाल में हमने। तो ये रूल 2 ही है हमारा। और रूल 3 नॉट अलाउड खर्चे ऐड कर देते हैं और रूल 4 अलाउड खर्चे इग्नोर कर देते हैं। अब थोड़ा सा टेस्ट पेपर में ये होता है कि नॉट अलाउड या अलाउड पता नहीं चलता, तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अगर सेक्शन 21 आपका मजबूत है तो फिर जो है वो आप सोच लेंगे कि नॉट अलाउड कौन से हैं, अलाउड कौन से हैं। बहरहाल ये जो मैंने अभी आपको 4 रूल बताए हैं उसमें से ये पहले रूल के अंदर ये सारी बातें कवर हो रही हैं। तो 70-80% न्यूमेरिकल की एडजस्टमेंट्स अगर ये 4 रूल आपको आते हैं तो ये कवर अप हो जाएंगी जी। अदर इनकम में डिविडेंड पड़ा है 5,80,000 का। असल में ना सवाल में P&L का मुंह नजर नहीं आ रहा,
तो अदर इनकम में कोई भी चीज पड़ी होती है ना, तो वो प्रॉफिट तक आते हुए क्या होगी होती है, ऐड होगी होती है। तो अदर इनकम में ना कोई डिविडेंड इनकम पड़ी है 580 की, आगे ना पढ़ा करें, पहले ना इसको उल्टा दिया करें, जो पड़ा है जिसके साथ इंक्लूड लिखा है ना पहले उसे उल्टाना है। अगर आगे पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे। जिसके साथ इंक्लूड लिखा है पहले उसे उल्टाना है। पहले बाल निकालेंगे मक्खन से तो शक्कर डालेंगे और चीनी डालेंगे ना, बाल ही नहीं निकालेंगे तो अब वो कह रहे हो वो मक्खन ही नहीं खाना हमने। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। तो पहले बाल निकालेंगे तो कोई चीज डालेंगे ना, जो बाल पड़ा है वो इंक्लूड हुई हुई चीज निकाल सकते हैं ना। अब आप कहीं मैं मक्खन के अंदर से जो है वो कोई और चीज निकाल रहा हूँ, चॉकलेट निकाल रहा हूँ, पाइप पड़ी नहीं हुई, जो पड़ी है वही निकालेंगे। कबाब में हड्डी है तो हड्डी निकालेंगे। अदर इनकम इंक्लूड डिविडेंड ऑफ रुपीज 580। अदर इनकम में 580 का डिविडेंड पड़ा है और आगे जाके कहीं फुल स्टॉप लग गया, इसका मतलब है अगली चीजों की टेंशन ना लें आप, फिलहाल जो पड़ी है उससे बाहर निकाल दें। मैंने असल में हेडिंग दे दी है इनकम फ्रॉम बिजनेस की, तो इस 2500 में अदर इनकम में पड़े होने की वजह से ये 580 भी पड़ा हुआ है। तो जो रूल 2 मैंने बताया था, अकाउंटिंग वालों की इनकम्स उल्टा दें, अकाउंटिंग वालों की इनकम्स उल्टा दें। उसको ऊपर कर दें, वो भाई कह रहे हैं ये बंद करवाना है। अच्छा इसको स्टॉप कर दो, ऊपर की तरफ कर दें। अच्छा जी, तो अकाउंटिंग वालों की डिविडेंड इनकम उल्टाएं जी। उल्टाया कितनी करेंगे, जितनी उल्टाया कितनी 580 है तो उल्टाया करेंगे, उल्टाया कर कितनी करेंगे, जितनी इंक्लूड है, जितनी इंक्लूड है, जिसके साथ इंक्लूड का लफ्ज लिखा होगा। उल्टाया कितनी करेंगे, जितनी इंक्लूड है। ये बेसिक रूल है। वही चीज हम निकाल सकते हैं ना जो पड़ी है, इसको निकाल दिया, लेकिन इसको निकाल के रिक्लासिफाई करना है, इसको रिक्लासिफाई करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल के मुंह के ऊपर जब हम जाएंगे तो न्यूमेरिकल के मुंह के ऊपर आपको पता है कि इसको हमने रिकॉर्ड करना है। बच्चा बगल में थोड़ा, इसको रिक्लासिफाई करेंगे इंशाल्लाह। न्यूमेरिकल के फेस देखेंगे और मैं बताऊंगा इसको कहां रिक्लासिफाई करना है। आगे पढ़ें। भाई ये जो भी सेटिंग वेटिंग करनी है कर लो, और अब आराम से आ जाओ पीछे। अब किसी ने कोई फरमाइश नहीं करनी, क्योंकि एडजस्टमेंट अब मजे की आने लगी है। मुंह में H2O लाएं। the amount, the amount, the 580, the 580 is net। 580 नेट है, नेट ऑफ टैक्स नहीं, कहते दो चीजों से नेट हुआ है। The 580 is net of tax at 15% डिविडेंड पे। The 580 is net of zakat of 1 लाख। The 580 is net of tax and the 580 is net of zakat। बेटा तो बस सुबह तुम्हें मैंने 15 रुपये दिए थे, अम्मी ये तो नेट हो गए हैं। 3 रुपये के मैंने बिस्किट ले लिए थे, 2 रुपये का मैंने समोसा खा लिया था, 10 रुपये मेरी जेब में नेट करके पड़े हैं। द 10 इज नेट ऑफ 3 रुपये के बिस्किट एंड 2 रुपये की समोसी। द 10 तक पहुंचते हुए इट इज नेट ऑफ दो चीजें। द 580 इज नेट, The 580 is net। असल में हुआ ये होगा कि आपको ग्रॉस डिविडेंड आपने कमाया होगा, उस पे आपने 15% ऑफ ग्रॉस अमाउंट के नाम से टैक्स दिया होगा, और कुछ आपने ज़कात पे की होगी, और नेट करके अमाउंट आपको मिल गई होगी। मिसाल के तौर पे 100 रुपया आपने डिविडेंड कमाया था, 15 आपका टैक्स कटा, ज़कात की अमाउंट गिवन होगी, क्योंकि ज़कात का रेट इस्लाम में 2.5% है, लेकिन वो पेपर में रेट आपसे लगवाएगा नहीं, क्योंकि ये रेट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ज़कात मिसाल के तौर पे 3 रुपये पेपर में गिवन होगी, ज़कात निकालनी नहीं पड़ेगी। 100 रुपये का आपने डिविडेंड कमाया, 15 रुपये इस पर टैक्स कट गया और 3 रुपये इस पर ज़कात कट गई। कटा के आपको पैसे कितने मिले, सिर्फ 82।
तो द 82 इज नेट ऑफ टैक्स एंड ज़कात। लेकिन अब हमारे सवाल के डेटे की तरफ आए। द 580 इज नेट, ये नेट हुआ है कितनी चीजों से? दो चीजों से। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ग्रॉस माइनस टैक्स माइनस ज़कात इज इक्वल टू नेट। जिस तरह आपको अच्छा लग रहा है समझने में, इस तरह भी करके आप कर सकते हैं, उस तरह क्वेश्चन भी बना सकते हैं। द 580 इज नेट ऑफ टैक्स एंड ज़कात। आई होप बात क्लियर होगी। तो इस तरह भी समझ सकते हैं आप। द 580 इज नेट ऑफ टैक्स एंड ज़कात, 15% टैक्स ऑन ग्रॉस अमाउंट। अच्छा जी, ग्रॉस डिविडेंड मुझे गिवन नहीं है एक्स, लेकिन मुझे पता है डिविडेंड में खर्चे माइनस करने की जरूरत नहीं है, चैप्टर 4 में पढ़ा था। और रेट लगेगा 15% ऑन ग्रॉस डिविडेंड, नॉट ऑन 580, 15% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड। और ज़कात शुक्र है हमें गिवन है, दैट इज 100। नोट कर लो, द 580 इज नेट ऑफ टू थिंग्स। जिनको ये क्वेश्चन अच्छी नहीं लग रही उनको मैंने 4 लाइनें लिख के भी बता दिया। द 580 इज नेट ऑफ टू थिंग्स। बेटे तुम्हें सुबह 15 रुपए दिए थे, 3 रुपए कहाँ गए, 2 रुपए कहाँ गए, 10 रुपए इज नेट ऑफ टू थिंग्स। अब आप x निकाल के रख लें अपनी पॉकेट में। x कितना है? 800। ये x क्या है? ना ना ना, बोंगी नहीं मानी, नेट के नीचे आपने x लिख दिया खुदा के लिए। x ग्रॉस डिविडेंड है, ये x इज ग्रॉस डिविडेंड। इसको साइड पे रखते हैं वर्किंग को। इसकी सारी फिगर्स ना फेस पे यूज होनी है, अभी कहीं यूज नहीं होनी। फिलहाल हमने अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस से इसको पार्क कर दिया। अच्छा यार परेशान क्यों हो रहे हैं? 580 100 को इधर बुलाएं, ये 680 हो जाएगा, ये 0.85x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, 800। अच्छा मोहतरम, अब ना आपने इस तरह नहीं घर जाके सोचना कि कल के सवाल में तो सर ने ज़कात को पकड़ा था और ज़कात को पकड़ के ऐड किया था और रीक्लासिफाई करके यहां माइनस किया था। भाईजान कल के सवाल में एक्सपेंसेस इंक्लूड ज़कात, तो जो इंक्लूड होती है उसे निकालना पड़ता है। आज कुछ नहीं लिखा हुआ, ज़कात के साथ इंक्लूड से इंक्लूड का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि यहां पे फुल स्टॉप लग गया है। बस अदर इनकम इंक्लूड नेट डिविडेंड, तो जिसमें जो पड़ा है उसमें से वो हमने निकाल दिया और कहीं कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो इस तरह ही सोचने की कोशिश करनी। तो डेट्स ओवर और पॉइंट नंबर 4 की तरफ आ जाए। एक बार इंग्लिश दोबारा पढ़ लें इसकी। अदर इनकम इंक्लूड्स 580, निकाल कितना सकते हैं? जितना पढ़ाओ वही निकालना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे कल क्या लिखा हुआ था, अदर इनकम इंक्लूड कैपिटल गेन ऑफ 1200। आगे ना पढ़ा करें, पहले जो इंक्लूड हो उसको निकाल दिया करें। कल हमने 1200 निकाला था, तो आज जितना पड़ा उसे निकाल दिया। उसके बाद अगली लाइन पढ़ लें, द 580 इज नेट ऑफ टू थिंग्स, नंबर 1 ज़कात एंड नंबर 2 टैक्स। तो इक्वेशन बना के सारी फिगर्स निकाल लें। अब करेंगे क्या, ये 800 की डिविडेंड इनकम है, अभी न्यूमेरिकल के फेस पे मैं आपको दिखाऊंगा, इसे ऐड भी करेंगे, लेस इसलिए कर देंगे कि इसका रेट 15% है, और एंड पे इसका टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे, और मुंह के ऊपर न्यूमेरिकल के ज़कात भी माइनस करेंगे। पॉइंट नंबर 4, साल के आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन लीज वाली जो मशीनरी है वो मुबश्शिर को ट्रांसफर हो गई है, क्योंकि लीज खत्म हो गई है। तो अगर लीज खत्म होने पे मशीनरी ट्रांसफर हो, तो मैंने क्या कहा है, रेजिडुअल वैल्यू ढूंढे या बार्गेन परचेज ऑप्शन ढूंढे? रेजिडुअल वैल्यू ढूंढेंगे। इसका मतलब है वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि सवाल में अगर रेजिडुअल वैल्यू और बार्गेन परचेज दोनों गिवन हुई तो हमने रेजिडुअल वैल्यू ढूंढनी है। ऑन 30/9 लीज मशीनरी वॉज ट्रांसफर्ड,
तो वो जो कॉन्सेप्ट हमने सुबह सुबह पढ़ा है ना, लीज वाला एसेट बाय कर सकते हैं, ये वो कॉन्सेप्ट है। लीज वाला एसेट आपने बाय कर लिया है लीज खत्म होने पे, द लीजिंग कंपनी वॉज रिक्वेस्टेड, लीजिंग कंपनी को हमने रिक्वेस्ट की कि एडजस्ट कर दे सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 1 लाख। सिक्योरिटी डिपॉजिट को रेजिडुअल वैल्यू में से एडजस्ट कर दो। इसको मैं बाद में पढ़ता हूं, फिलहाल रेजिडुअल वैल्यू विल बी माय कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 76। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज वॉज यकम जुलाई 2003। लीज शुरू हुई थी 5 साल पहले, एंड द रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर आर 2,70,000। और रेंटल कितने पे हुए हैं? 2,70,000। रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर आर 2,70,000। वो तो आपको पता है ना, रेंटल माइनस करने होते हैं। अच्छा जी, ऑन 30 जून 2008 लीज मशीनरी वॉज ट्रांसफर्ड। यकम जुलाई 2003 को हमने मशीन लीज पे ली थी और 30 जून 2008 को ये हमें ट्रांसफर हो गई है। ऐसा ही है। इस दिन हमने एसेट की प्राइस पे की होगी, रेजिडुअल वैल्यू, और हमने मशीन को अपने नाम लगवा लिया होगा। अब ये बैंक की नहीं रही। द लीज कमेंस्ड ऑन यकम जुलाई 2003। एनुअल रेंटल्स आर 2,70,000। एनुअल रेंटल्स आर 2,70,000। लीज कमेंस्ड ऑन यकम जुलाई 3, यानी ये 2004 बनेगा, ये 5 बनेगा, ये 6 बनेगा, ये 7 बनेगा और ये 2008 बनेगा। ओके, हुआ ये होगा कि जिस वक्त लीज शुरू हुई होगी तो लेसर ने हमारी शक्ल देख के कहा होगा तूने गड़बड़ करनी है, कोई सिक्योरिटी दे। हमने कहा होगा जान दे यार, सिक्योरिटी का 2,70,000 तुझे हर साल दे दूंगा 5 साल तक, और क्या चाहते हैं, मेरी जान लेगा? कहते जान तो तेरी बाद में लूंगा, पहले ज़रा कुछ सिक्योरिटी जमा करा। हमने कहा कितने पैसे तुझे चाहिए? कहते ₹1,00,000 सिक्योरिटी दे दे। हमने कहा ये अमानत है। कहते ठीक है ठीक है, ये ₹1,00,000 अमानत है, अमानत के तौर पे मैं आपका रख लूंगा, इसको इंशाल्लाह जब लीज पूरी हो जाएगी आपको वापस करूंगा। लीज पूरी हुई, 5वें साल के एंड पे मैंने उससे ₹1,00,000 वापस ले लिया। यानी इधर मेरी जेब से गया था अमानत के तौर पे, उसने संभाल के रख लिया था लेसर ने, और अब मेरे पास मेरी जेब में आ गया। फिर मैं ₹100 जेब में लेकर बाहर निकला, 2-3 सीढ़ियां नीचे उतरा, तो 2-3 सीढ़ियां नीचे उतर के मुझे ख्याल आया अगर मैं ये एसेट खरीद लूं तो कैसा रहेगा। तो फ़ोन किया बेगम को, बेगम ने कहा ओके खरीद लो। आप वापस गए और उस लीजिंग कंपनी के मैनेजर से बात की, यार मैं ये खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा इत्तफाकन इसकी रेजिडुअल वैल्यू भी ₹1,00,000 ही है, इत्तफाकन इसकी रेजिडुअल वैल्यू भी ₹1,00,000 ही है, तो आप ₹1,00,000 मुझे दे दें और एसेट आप खरीद के ले जाए। तो आपने उसको वही वाला ₹1,00,000 दे दिया और लेके एसेट खरीद के चले गए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने उसे ₹100 सिक्योरिटी जमा करवाई अमानत के तौर पे, और आप 2008 में गए, उसने कहा यार इस एसेट की रेजिडुअल वैल्यू ₹1,00,000 है, आपने खरीदना है तो बता दें। आपने कहा नहीं, मुझे मेरी अमानत वापस करो, मैं जा रहा हूं। जैसे ही वो ₹1,00,000 आपको देने लगा, आपने कहा चलो यार मैं खरीद लेता हूं, मैं खरीद लेता हूं, ये लाख अपने पास ही रखो। अब ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये आपने रिसीव किया या एडजस्ट कर दिया? अब एडजस्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ₹1,00,000 डूब गया, माने ना माने आपका ₹1,00,000 डूब गया। अमानत आपने वापस लेनी थी ₹1,00,000, लेकिन आपने वो छोड़ दी, तो छोड़ने का मतलब ही तो पेमेंट ही होता है। तो आपने अगर किसी को अपने पैसे छोड़ दिए तो इसका मतलब है इट इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय यू, ये आपने कॉस्ट बर्दाश्त की है इसकी। तो इट्स अप टू यू कि ₹1,00,000 वापस लेकर ₹1,00,000 उसको दे दें या फिर उसे ₹1,00,000 ले ही ना। दोनों सूरतों में द कॉस्ट ऑफ एसेट विल बी द रेजिडुअल वैल्यू पेड एट द एंड ऑफ लीज टर्म। तो बहरहाल इस सवाल में एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था कि सिक्योरिटी भी वही थी और रेजिडुअल वैल्यू भी वही थी। लेकिन अगर सिक्योरिटी ₹1,00,000 होती और रेजिडुअल वैल्यू 20,000 होती तो आप कहते हैं ₹1,00,000 एडजस्ट कर लो, 20,000 मेरी तरफ से और ले लो ताकि एसेट 1,20,000 का मैं रिकॉर्ड कर लूं। तो असल कॉन्सेप्ट है रेजिडुअल वैल्यू पेड इज योर कॉस्ट। अब आप मुझे बता दें, लीज मैच्योर होने पे हमने खरीदा एसेट को, तो व्हाट इज रेजिडुअल वैल्यू पेड, पेड या फोरगोन, जो भी आप इसका नाम रखें जी, कितनी? 1,00,000।
1,00,000 will be considered as the cost of asset for the purpose of charging depreciation. ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए इसकी कॉस्ट समझी जाएगी। आगे डेटा उसने ऐसे परेशान करने के लिए दिया हुआ है, वो मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको पढ़ा देता हूं। अब आप मुझे बता दें, मैंने 5वें साल एसेट को पूरा साल इस्तेमाल किया होगा? जी बिल्कुल। शाम 5 बजे तक मैंने इस्तेमाल किया होगा और 5:30 बजे लीजिंग कंपनी बंद होनी थी। मैं 5:15 पे पहुंच गया होऊंगा किराया लेके 270। तो इस साल अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टेगी और रेंटल माइनस होगा, क्योंकि मैंने साल इस्तेमाल भी किया। लेकिन साल के एंड पे खड़े होकर मैंने इस एसेट को बाय भी कर लिया। अब सवाल यह है कि डिप्रिशिएट करना टैक्स वालों की नजर में अब शुरू कर देना चाहिए मुझे, या मैं अगले साल से टैक्स वालों की नजर में डिप्रिशिएट करना शुरू करूं? यह मेरा सवाल है, क्योंकि नाउ इट इज माय ओन्ड एसेट। शाम 5 बजे तक ये लीज्ड एसेट था, 5:30 बजे ये ओन्ड एसेट बन गया। अब 5:30 बजे से लेकर 12 बजे तक 6.5 घंटे मैंने इस एसेट को इस्तेमाल किया। तो सवाल यह है कि इसको डिप्रिशिएट करूं या ना करूं? तो जवाब है यस, क्योंकि टैक्स वालों की नजर में एसेट आप रात 11:55 पे भी खरीद लें तो उसको आपने डिप्रिशिएट करना है। इसलिए मैं इस मशीन को डिप्रिशिएट भी करूंगा, इसी साल से डिप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दूंगा, चाहे साल के आखिरी दिन ही मैंने इसको खरीदा। तो अब बता दें, एक पॉइंट था सवाल में कि जिसमें लिखा हुआ था 0.4 वाली डिप्रिसिएशन मैंने अभी नहीं डाली हुई, तो 0.4 वाली टैक्स डिडक्शन निकाल लें आप। तो टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन किसके ऊपर? मशीनरी के ऊपर, जो पहले क्या थी? लीज्ड, और अब क्या बन गई है? ओन्ड। इसके ऊपर बड़ी लंबी मैंने बहस आपसे कर ली है। इस मशीन पे इनिशियल लॉस नहीं लेना और इस मशीन के ऊपर खरीदने के साल में 50% फैक्टर भी नहीं लगाना। पीछे बच गया डेप्रिसिएशन का रेट, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30 और बाकी सब के लिए 15%। तो व्हाट इज द कॉस्ट? वो जो हम लाइन पढ़ के आए थे शुरू में, उसके मुताबिक 100 इंटू 15%। 50% फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। चलें, अब सारे ना मुझे 1-2 मिनट दोबारा दे दें, मैं तसल्ली से ये लाइनें दोबारा पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। रिवाइज कर लें जरा, नई एडजस्टमेंट है ना। इधर देखें, छोड़ें। अच्छा, एक ना बेसिक रूल पता होना चाहिए कि करना क्या है, फिर इधर उधर की बातें दे तो हम इग्नोर कर सकते हैं। बेसिक रूल ये है कि जब तक आप एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टाएं और रेंटल माइनस करें। और अगर आपने बाय कर लिया है तो इट इज योर ओन एसेट, तो अब आप क्या करें? डेप्रिशिएट करें। इस बुनियाद पे मैंने डेप्रिशिएट किया। दूसरा सवाल ये, डेप्रिशिएट करें किस पे? तो अगर तो आपने बाजार से जाकर खरीदा तो कॉस्ट पे डेप्रिशिएट कर दें, लेकिन अगर बाजार से नहीं खरीदा, आपने लेसर से खरीदा है, तो देखें लीज के एंड पे खरीदे या लीज के दरमियान में। अगर दरमियान में खरीदे तो बार्गेन परचेज प्राइस को कॉस्ट लें, अगर एंड पे खरीदे तो किसको कॉस्ट लें? रेजिडुअल वैल्यू को। अब सवाल ये कह रहा है, जिस वक्त लीज मैच्योर हो रही थी, अकाउंटिंग वालों की लीज मैच्योर तो 30/9 को हो रही है, खत्म हो रही है यानी, जिस वक्त लीज मैच्योर हो रही थी तो अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू थी 590 और 800। अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू कितनी थी? 590 और फेयर वैल्यू कितनी थी इस दिन? 800। एट कमेंसमेंट ऑफ लीज द कॉस्ट ऑफ मशीन वाज 1200। जब लीज शुरू हुई थी तो उस वक्त ये बाजार से 1200 की चीज मिल रही थी, लेकिन हमने सोचा कि इसको किराए पे ले लें। अब आप मुझे बता दें, एक बार याद रखिएगा, जो लेसी होता है ना, लेसी, उससे कभी कंसर्न नहीं होता कि ये एसेट कितने का है, उसने तो किराया पे करना होता है। तो किराए की चीज़ जितने मर्जी की हो, अब आपने शादी में 3 दिन के लिए BMW लेनी है, तो अब आप BMW इससे कंसर्न नहीं होगा 2 करोड़ की मिल गई, 3 करोड़ की मिल गई, आप उससे जाके पूछेंगे भाईजान 2 दिन का किराया कितना है। तो इसलिए इस फिगर को तो वैसे ही इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमने रेंटल माइनस करनी है या कॉस्ट को डेप्रिशिएट करना है। हम तो लेसी हैं, हमने तो रेंटल माइनस करनी है। अगली बात, क्या लीज की एंड पर फेयर वैल्यू लेनी है? नो। क्या लीज की एंड पर अकाउंटिंग बुक वैल्यू लेनी है? नो। लीज के एंड पर अगर बाय करने का डिसीजन लेना है तो या तो बार्गेन परचेज प्राइस लेनी है अगर ड्यूरिंग लीज एसेट बाय किया, और अगर लीज के एंड पे एसेट बाय किया तो आपने रेजिडुअल वैल्यू पेड लेनी है। इस वजह से इररिलेवेंट फिगर्स को मैंने इग्नोर करके
इस फिगर को मैंने गले लगाया, रेजिडुअल वैल्यू पेड, नोट कर लें। आपको मिल जाता, अनलेस के सवाल ने लिखा होता वो आपने इनकम में डाल दिया, कुछ ऐसी गलती कर दी है। और मुझे आपने याद कराना है, इस पॉइंट को कल भी मैं एक दफ़ा रिवाइज कराऊंगा। वैसे तो सादा सी बात है, रेजिडुअल वैल्यू विल बी कॉस्ट एंड कॉस्ट विल बी डेप्रिशिएटेड। तो जब लीज खत्म हो जाएगी, ये एसेट आपका कौन सा एसेट बन जाएगा? ओन्ड एसेट, और इसको डेप्रिशिएट करेंगे फिर। वो तो देखो, जब हम 22 जून को भी खरीदते थे तो उधर हम 50% फैक्टर लगाते थे, यानी 6/12, तो इधर तो वो भी नहीं लगाना। ओके, आप तस्वीर खींच रहे हो, आंखों के सामने मोबाइल रखा हुआ है। अच्छा, आगे चलें। नहीं, क्योंकि यूज्ड है ना, आपने यूज कर लिया हुआ है। अच्छा, आखिरी दफ़ा मैं इस एडजस्टमेंट को पढ़ा हूँ। 30 जून 8 को हमने सोचा, अब मैं कुछ ज़्यादा बातें करूँगा। 30 जून 8 को हमने सोचा कि मशीनरी को ख़रीद लेते हैं और मशीनरी हमें ट्रांसफ़र कर दी गई। इस लाइन को पढ़ के मुझे 3 बातें पता चली। पहली बात, ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज है तो मैं रेजिडुअल वैल्यू ढूंढूंगा। इस येलो लाइन को पढ़ के मुझे दूसरी बात यह पता चली कि मैं ही पहले इस्तेमाल कर चुका हूं तो इनिशियल लॉस रिकॉर्ड नहीं करूंगा। इस लाइन को पढ़ के तीसरी बात मुझे पता चली कि मेरे बिजनेस में फर्स्ट टाइम यूज नहीं हो रहा, इसलिए 50% फैक्टर नहीं लगाऊंगा। ये 3 बातें येलो वाली लाइन को पढ़ के मुझे पता चल गई। अब सिर्फ मैंने सवाल में ढूंढनी है कॉस्ट, और अगर इस साल एसेट इस्तेमाल भी किया लीज पे तो फिर रेंटल भी गिवन होंगे शायद। द लीजिंग कंपनी को रिक्वेस्ट की मैंने कि तुमने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे देना है, जो अमानत के तौर पे मैंने रखवाया था, वो मुझे ना दो, बल्कि वो जो ₹1,00,000 मेरा पड़ा हुआ है उसी को एसेट की कॉस्ट की मद में तुम रख लो। तो इफेक्टिवली देखें, हमने ₹1,00,000 उसको दे दिए, तो लाख इज द कॉस्ट ऑफ एसेट फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन। यहां पे बात क्लोज कर कर मैं लाख को पकड़ूंगा और कैमरा उधर लेके जाऊं, लाख के ऊपर 15% रेट लगा दूंगा। कैमरा उधर लेके जाओ अबू बकर, लाख को पकड़ूंगा और लाख को पकड़ के मैं 15% रेट लगा दूंगा। इतनी सी बात पे लाख को 15% रेट लगाने के लिए काफ़ी है। ये मैंने डेप्रिशिएट कर लिया बिकॉज ये मेरा ओन्ड एसेट है। वापस आ जाओ। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज वाज यकम जुलाई 3। अच्छा चलो ठीक है, पता नहीं तुम क्यों बता रहे हो, कहते लीज शुरू हुई थी 5 साल पहले, और 5 साल पुरानी बातें क्या बता रहे हो मुझे। इस साल रेंटल पे किए हैं 270, पिछले सालों की टेंशन ना नहीं, इस साल रेंटल पे किए हैं 270, तो वो खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत है। सेक्शन 28 में लिखा हुआ है ना कि रेंटल माइनस करने की इजाजत है। सेक्शन 28 में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर अ टैक्स ईयर फॉर रेंटल पेड बाय द पर्सन। तो रेंटल आपको माइनस करने की इजाजत होती है, तो रेंटल आपने माइनस कर लिए। जिस वक्त लीज खत्म हो रही थी उस वक्त बाजार में एसेट 8 लाख का था और WDV इसकी 590 थी। इन दोनों बातों को इग्नोर करें। टैक्स वालों की WDV उसमें इसलिए नहीं थी कि जाहिर बात है टैक्स वाले तो उसको डेप्रिशिएट कर ही नहीं रहे थे। और जिस वक्त लीज शुरू हुई उस वक्त एसेट 12 लाख का था। हमें एसेट की प्राइस से कंसर्न नहीं है 12 लाख, क्योंकि हमने तो एसेट उधार किस्तों पे लिया। इनकम बिजनेस का टोटल मुझे करा दें कितना? 1320। ओके, न्यूमेरिकल के मुंह पे आ जाए। जी, कितनी लाइनें यूज होनी है? एक तो ये लाइन होगी ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस, एक लाइन ये हो जाएगी। थोड़ी देर यार मुतवज्जो हो जाओ,
एक लाइन ये हो जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस, और दूसरी लाइन हो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स FTR डिविडेंड इनकम। दूसरी लाइन ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी टोटल इनकम, चौथी ये होगी डिविडेंड इनकम को माइनस कर देंगे क्योंकि इसके अलग रेट है चौथी। पांचवी लाइन हो जाएगी टोटल इनकम वाली जो खाली है नजर आ रही, पांचवी लाइन ये हो जाएगी। छठी लाइन ज़कात वाली हो जाएगी। सातवीं लाइन टैक्सेबल इनकम की हो जाएगी। आठवीं लाइन हो जाएगी ग्रॉस टैक्स की। नौवीं लाइन ये हो जाएगी टैक्स ऑन डिविडेंड। एक ही लाइन में लिख देंगे हम, अलग अलग नहीं लिखेंगे इस तरह। आठवीं लाइन ये हो जाएगी। नौवीं लाइन हो जाएगी टोटल टैक्स, इसमें फिर ये वाला और ये वाला जमा करके लिखेंगे, ये हो जाएगी। 10वीं लाइन ये हो जाएगी लेस टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन डिविडेंड। 10वीं लाइन ये हो जाएगी। फिर 11वीं लाइन हो जाएगी टैक्स पेबल टू शहबाज शरीफ। तो ये 11 लाइनें फेस के ऊपर आएंगी और सारी वैल्यूज इधर गिवन है। बंदे का नाम शाम आप खुद ही लिख लें आप ऊपर, मुझे सिर्फ आप सॉल्व करवा दें। इनकम फ्रॉम बिजनेस, वर्किंग नंबर 1। इधर ना जरूर पेपर में लिखना है आपने, ₹1320। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डिविडेंड इनकम, फाइनल टैक्स रिजीम 800। लेकिन डिविडेंड को लेस कर दीजिएगा क्योंकि इस पर टैक्स अलग रेट पे जमा कराना है जी। टोटल इनकम एक बार याद रखिएगा, डिविडेंड जो कमाया वो यहां लिखना है, जो कट कटा के मिला है वो नहीं, जो कमाया है वो यहां लिखना है। 2120 लेस डिविडेंड 800। ये भी हमारी टैक्सेबल इनकम नहीं आई, ये टोटल इनकम आई है 13। आ जाके वहीं 1320 पे आके खड़े हो गए। अब आप ज़कात माइनस कर दें न्यूमेरिकल के फेस पर जी। कितनी है ज़कात? 100 रुपये। 1220। ये आपकी क्या आ गई? टैक्सेबल इनकम। जाए टैक्स निकालें। टैक्स कैलकुलेट करें, सबको करने देना, आप लोग अभी खामोश रहें। जाएंगे टैक्स निकालें। थर 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 हाथ कांप रहे हैं चैप्टर 4 में जाके, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है, उसकी सेल 0 से 100 मिलियन के दरमियान है, इसलिए पेज 75 वाले रेट लगेंगे। पेज 75 वाले रेट लगेंगे। टेस्ट के अंदर भी पहली लाइन पढ़ लीजिएगा जो कल टेस्ट होगा। तो मैन्युफैक्चरर है, क्यों लिखा हुआ मैन्युफैक्चरर? मैन्युफैक्चरर है ये, और इसकी साल की सेल 0 से 100 मिलियन के दरमियान है, तो इसके लिए रेट कितने % लगेगा? 7.5, 7.5। तो चैप्टर 4 वाले रेट नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे चैप्टर 4 वाले रेट? ये 2 लाइनें सर्कल में करने लगा हूँ, एक ये और एक ये 0 से 100 मिलियन के दरमियान है और ये मैन्युफैक्चरर है, और इन दोनों लाइनों को मैंने ऐसे करके यहाँ लिख लिया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है ये। तो इसके लिए कौन से वाले रेट लगेंगे? पेज नंबर 75 वाले, और रेट 7.5% है। दूसरी क्लास में एक भाई ने पूछा था ये रेट गिवन होंगे? बिल्कुल, कोई बूटियां बना के पेपर नहीं लेके जानी, सारे रेट गिवन होंगे जी। टैक्स 7.5% लगाएं।
1220 इंटू 7.5 या 7.5। जी न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में और एक चीज़ रहेगी थी अभी, टैक्स ऑन डिविडेंड। डिविडेंड का टैक्स ना निकला नहीं हुआ, तो मुझे खुद निकालना पड़ेगा। तो याद रखिएगा 580 पे रेट नहीं लगता, 800 पे रेट लगता है। अब्दुल्ला आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क टुडे। 800 ज़रा 15% बोले 120। ये मेरा नॉर्मल रजीम वाला टैक्स आ गया, ये मेरा डिविडेंड वाला टैक्स आ गया। तो इन दोनों को रोल कर दें 212। और डिविडेंड वाला टैक्स ना ऑलरेडी हुकूमत के पास पहुंच चुका होता है। टैक्स ऑन डिविडेंड 120 पेएबल टू गवर्नमेंट, पेएबल टू नवाज ब्रोज। अच्छा जी 90। अब्दुल्ला पहले न्यूमेरिकल किए थे आपने पेपर में या पहले थ्योरी के सवाल किए थे टेक्स्ट में? इस दफ़ा टेक्स्ट पास हुए या पिछली दफ़ा किया था? पिछली दफ़ा। पहले न्यूमेरिकल किए थे या थ्योरी के सवाल किए थे? क्वेश्चन वाइज चले थे बस, पहले पहला क्वेश्चन फिर दूसरा क्वेश्चन फिर इस तरह चले थे। पहले थ्योरी के कर लेने थे जो आती थी। अच्छा कितने नंबर की थ्योरी आई थी तकरीबन? 35, लेकिन कभी कभी 40 से 45 की भी आ जाती है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे। ठीक है, और बाकी 60 से 65 के न्यूमेरिकल आए थे, लेकिन ये बड़ी अजीब अटैम्प्ट थी। नॉर्मली 40 से 45 की थ्योरी आ जाती है। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स में फिर क्या किया था, यानी कि अगर आधा घंटा बनता था उसके लिए ज़्यादा टाइम लगा नहीं या लगाया नहीं, जितना टाइम उसका बनता है उतना करके, क्योंकि एक दो एडजस्टमेंट तो समझ नहीं आती, उससे डर होता है कि टैक्सेबल इनकम गलत होगी, आगे सारा गलत होगा। तो फिर क्या करते थे, जो समझ आती थी उसको करके चले जाते थे, और जिन चीज़ों को इग्नोर करना होता था उसे लिखते ही नहीं थे या लिख के डैश डाल देते थे, लिख के डैश डाल देते थे। अच्छा, उसके बाद फिर थ्योरी के सवालों में क्या हालात थे आपके, यानी 35 नंबर की थ्योरी में से कितनी आपको आती थी? रट्टे वाली आई थी सीधी सीधी? अच्छा, तो उसमें से कितने सवाल आपको आते थे थ्योरी में? अच्छा, और चैप्टर 1, 2, 3 सही तरह याद किया हुआ था? सही याद किया था, रटे रोटे मारे हुए थे? मैं 10 नंबर। और सेल्स टैक्स की थ्योरी याद थी आपको? सेल्स की थ्योरी भी याद की हुई थी। और कुछ ऐसा भी था कि आप पेपर में बैठे हो, थ्योरी आई हो, आपको याद आ रहा हो कि इस सफ़े पे लिखी थी लेकिन पता नहीं क्या लिखा था किताब में? ऐसा नहीं था, यानी थ्योरी आपको आती थी। तो थ्योरी से मार्क्स गेन किए थे या न्यूमेरिकल से ज़्यादा? आपके ख्याल से कितने मार्क्स आए होंगे आपको, क्योंकि आई कैप ने तो नहीं बताए थे? 50 क्रॉस हो गया। जिस तरह आप बता रहे हो मुझे तो 70-80 लग रहे हैं आपके मार्क्स। ठीक है यार, ओवर करें।